नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं कैपिटल खबर का विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, अभी हमने इससे पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व पर बात की थी। आपने उनको, जो उनके कार्य थे, उनको एक अलग एंगल से देखा था कि किस तरह से भारत में मीडिया क्रांति में मनमोहन सिंह का योगदान रहा था। एक और पहलू सर जो छूट रहा है, क्योंकि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है और एक रस्साकसी से चलती रहती है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे और यही वो दौर था जब दिल्ली विकास के मैदान पे एक नई दौड़ लगा रही थी। और मनमोहन सिंह भी दिल्ली वाले ही कहे जाएंगे, क्योंकि लंबा समय उन्होंने अपनी जिंदगी का दिल्ली में ही गुजारा। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाते भी थे। उसके बाद वो जिन जिन पदों पर रहे उन सबका मुख्यालय दिल्ली में ही रहा और इसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो दिल्ली में ही रह रहे थे। और शायद कम लोगों को याद हो, मगर मनमोहन सिंह ने पूरे जीवन में एक बार ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। यूं तो वो हर बार राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन ये 1999 में उन्होंने एक बार ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, और वो सीट दक्षिणी दिल्ली की थी, साउथ दिल्ली की। हालांकि उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से वो लगभग 30,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन दिल्ली के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ और दिल्ली वाले लोग जानते हैं कि दिल्ली के विकास में मनमोहन सिंह का भी योगदान रहा है। सर, आपने लंबे समय तक दिल्ली में पत्रकारिता की है, आपने उस दौर को नजदीक से देखा है। आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी क्या यादें हैं, उस समय को आप कैसे देखते हैं। थैंक यू अमित। मनमोहन सिंह दिल्ली के थे, इसमें तो कहीं कोई दो शक नहीं है। और वो जो हिंदुस्तान में उनका जो रहे, उन्होंने जब वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब वो प्रोफेसर बहाल होकर के आए और उसके बाद से वो लगातार दिल्ली में ही रहे, दिल्ली के निवासी रहे। और जो उनकी बेटियां हैं वो दिल्ली में ही पढ़ी लिखी, सब कुछ रहा। तो दिल्ली से उनका एक गहन एसोसिएशन रहा और जिन जिन चीजों के साथ वो एसोसिएटेड रहे, जिन जिन संस्थाओं के साथ एसोसिएटेड रहे, उससे उन्होंने गहरा संबंध रखा। इनफैक्ट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनके देहांत पर एक कंडोलेंस मीटिंग करके एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन भी पास किया है। और जैसा आप जानते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक विश्व स्तरीय संस्थान है जिसकी विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। और वो पहचान डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रोफेसरों के कारण है। ये भी वहाँ प्रोफेसर रहे, सीडी देशमुख रहे, और ऐसे कई नामी गिरामी लोग यहाँ पर प्रोफेसर रहे। और यहाँ जो जो एक विश्व स्तरीय संस्थान बनी, उनमें इनका योगदान रहा। और ये इनके फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते थे। और इनके देहांत पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कंडोलेंस मीटिंग करके एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन भी पास किया है। दुर्भाग्य ये रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय को भी ये करना चाहिए था, क्योंकि जब आप अपने एक विश्वविद्यालय या कोई एक संस्था, वो तो जाना जाता है अपने विद्यार्थियों के सक्सेस रेट से। ईंट गारे के बिल्डिंगों से नहीं जाना जाता है। वो तो कि आपका विद्यार्थी आगे चल करके क्या बना, जो अलमनाई कहते हैं, जिनको अलमनाई के सक्सेस रेट से जाना जाता है। और मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल अलमनाई और इतना अलमनाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक फॉर्मर टीचर आपका जो आपसे एसोसिएटेड रहा, जिसने आपके यहाँ पढ़ाया, जो इस देश का प्रधानमंत्री रहा 10 साल, और जिसके बारे में बराक ओबामा ये कहते थे कि व्हेन डॉक्टर सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। तो उसके बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जो कि तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे सबके लिए समय था, लेकिन एक अलग से कंडोलेंस मीटिंग बुला करके एक कंडोलेंस मैसेज पास करने के उनके पास समय नहीं था। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, इस बात को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो दिल्ली के साथ क्या लगाव रहा है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, पहले आपने दिल्ली के चुनाव के बारे में बात करते हैं, फिर दिल्ली के डेवलपमेंट इसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली में जो वो चुनाव लड़े थे 1999 में, देखिए संजय बारू जी ने तो लिख दिया कि ही वाज एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर।
ही वाज नॉट एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस के जो कहते हैं जो पुराने खर्राट खर्राट नेता जो थे, उनको इस बात का अंदेशा आभास हो चुका था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे चल करके सोनिया गांधी के चॉइस हो सकते हैं किसी बड़े पद के लिए। और 19 उनको राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी दे दिया गया था। राज्यसभा में आ भी गए थे, लीडर ऑफ अपोजिशन का राज्यसभा में पद भी दे दिया गया था। और जब चुनाव लड़े तो जब वो चुनाव लड़े तो विजय कुमार मल्होत्रा से उनकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही थी। और वो बहुत वही एक सीट थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो ये सीट निकाल लेगी। लेकिन वो सीट को 30,000 मतों से हार गए। और जो उनकी जीत का जो अंदेशा इस बात से लगाया जा रहा था कि सिख समुदाय जो काफी बड़े तादाद में वहां पर उपस्थित है, प्रस्तुत है, वेस्ट साउथ दिल्ली सीट जो समय का जो था, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिखों का पूरा वोट उनको मिलेगा और वो चुनाव जीत जाएंगे, यही सोचकर उनको उतारा भी गया था। लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में। तब के दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पार्टी वेटरन जग प्रवेश चंद्रा ने चुनाव कॉन्फ्रेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसमें प्रेजेंट थे। वहां पर इन्होंने एक बात करी, जो एक प्रेस स्टेटमेंट दिया, जो दिल्ली कांग्रेस ने प्रेस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो 1984 के जो दंगे हुए उसके लिए आरएसएस उत्तरदायी थी, आरएसएस के लोगों ने ये दंगे कराए। इस बात ने सिखों को क्षुब्ध कर दिया। इस बात ने सिखों को क्षुब्ध कर दिया कि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा था 1984 के दंगों के बाद, जो बचाव कार्य चला। और जो मदन लाल खुराना जो बीजेपी के बहुत लंबे समय तक लीडर थे दिल्ली बीजेपी के, उनकी अपनी पर्सनल जो कोशिश थी वो थी कि हर एक जो अफेक्टेड व्यक्ति था, सिख परिवार था दंगा में, सबको उन्होंने रजिस्टर किया, सबको उन्होंने रिलीफ दिलवाया और सबको उन्होंने जो भी रिलीफ कार्य कर सकते थे उन्होंने किया। लंबे समय तक उनके केस मुकदमे भी लड़े, वकील दिए, सब कुछ दिया। तो ये बात लोगों के और ये बात लोगों के गले तले नहीं उतरी। और वो ऐन मौके पर ऐसे स्टेटमेंट ने रातों रात चुनावी गणित को बदल दिया और मनमोहन सिंह जी चुनाव हार गए। 30,000 मात्र 30,000 मतों से चुनाव, आप जानते हैं पार्लियामेंट के चुनाव में 30,000 मत से चुनाव हारना कोई बहुत बड़ी मार्जिन नहीं होती। 30,000 मतों से वो चुनाव हार गए थे। और कहा जाता है कि इन्हें हरवाया कांग्रेस के अंदर की एक कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें उन्हें लग रहा था कि आगे चलकर मनमोहन सिंह को कोई बड़ा पद मिलेगा। वो पार्टी के फेवरेट होते जा रहे थे लीडरशिप के, तो ऐसा एक रोड़ा अटकाने का काम किया गया। बट ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने, और दिल्ली चूंकि एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, यहाँ बहुत सारा फंड्स और फाइनेंसेस दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो कंट्रीब्यूशन दिल्ली स्टेट के डेवलपमेंट में रहा ही। मैंने कुछ एपिसोड पहले एक डिस्कशन हुआ था दिल्ली के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री थे, उसी समय दिल्ली को स्टेटहुड मिला, और सो कॉल्ड स्टेटहुड, मैंने उनको एक असेंबली मिली, एक सरकार मिली। उसके पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, और उसके बाद जब इलेक्शन हुए, बीजेपी की सरकार बनी और ट्रांसफर ऑफ पावर शुरू हुआ कि सेंट्रल स्टेट को क्या क्या पावर्स दे सकता है। और दिल्ली के जो वित्त मंत्री थे जगदीश मुखी थे, वो भी इकोनॉमिक्स के टीचर थे, और मनमोहन सिंह भी इकोनॉमिस्ट थे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो दिल्ली के जो वित्त मंत्री जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, वो डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए। उन्होंने कहा कि साहब, आपने तो हमें एक्सपेंडिचर मंत्री बना रखा है, आप पैसे देंगे मैं खर्च करूं, मेरे पास तो वित्त उगाने का कुछ आपने दिया ही नहीं है, ना कोई मेरे पास टैक्सेशन के पावर्स है, ना कुछ पावर्स है। उन्होंने सारी बात बताई, और कई मीटिंग्स के बाद आखिरी मीटिंग
इन दोनों इकोनॉमिस्ट के बीच में जो हुई, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि तो आप मुझे कन्विंस करेंगे, मैं आपको कन्विंस करूंगा, उसके बाद मामले को हम तय कर देंगे। और खास बात यह है कि जो कद था डॉक्टर मनमोहन सिंह का एज एन इकोनॉमिस्ट, वो तो बहुत बड़ा कद था जी। डॉक्टर मुखी उनके सामने तो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट के टीचर थे, उनका कद ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद जब एज ए वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री थे वो, और वो एक दिल्ली सिटी का वित्त मंत्री, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मुखी की बातों को माना, उनकी बातों को उन्होंने समझा, और उसके बाद उन्होंने उनको वित्त के कई पावर्स दिए। सबसे बड़ा पावर उनको सेल्स टैक्स का पावर दिया, कि जो बाकी स्टेट्स के पास जो सेल्स टैक्स का पावर था एज ए स्टेट ड्यूटी, वो दिल्ली सरकार को दिया। ये तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था दिल्ली सरकार को एक स्वरूप, एक रूप देने में। उसके बाद 96 में सत्ता से बाहर चली गई कांग्रेस, 2005 में वो मुख्यमंत्री बन के आए। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि शीला जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रही 1998 से 2013 के बीच में, और जो उसको दिल्ली के डेवलपमेंट का स्वर्णिम काल कहा जा रहा है, उस पीरियड में शीला जी एक लकी चीफ मिनिस्टर इस करके थी कि एक तो अटल बिहारी वाजपेयी में एक बहुत ही बड़ा हृदय वाला व्यक्ति उनके पास था, और दूसरी उन्होंने कभी कोई वैमनस्य नहीं रखा, और शीला जी भी बड़े आदर सत्कार करती थी उनका। अनलाइक आज के जो इक्वेशन है कि आज का जो चीफ मिनिस्टर है, या उनका पूर्ववर्ती चीफ मिनिस्टर जो वो कहता है कि प्रधानमंत्री मेरी हत्या करवा देगा, ये करवा देगा, ऐसा कोई डायलॉग नहीं था उस समय। शीला जी अटल जी का बहुत ही आदर करती थी, और अटल जी भी खुले दिल से दिल्ली की सहायता करते थे। अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, वो भी दिल्ली के साथ जो भी, मतलब कि दिल्ली के लोगों, एक पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह थी, लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ कहीं पर कोई अन्याय नहीं होता था। तो वे एक सामंजस्य दोनों सरकारों के बीच में थी। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने के बारे में ये बात ई श्रीधरन कहते हैं, जो कि इनको मेट्रो मैन कहा जाता है, जिन्होंने कोंकण रेलवे स्टैब्लिश किया, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल को स्टैब्लिश किया। वो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने दिल्ली मेट्रो को रोल आउट तो वाजपेयी जी के टाइम में हो गया था, लेकिन उसको स्फूर्ति प्रदान की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। और दिल्ली गवर्नमेंट जब भी कोई प्रपोजल लेकर के गई उनके पास, उन्होंने उसको कभी नहीं रोका, कभी नहीं टाला, और हमेशा उससे आगे बढ़ के ही इनकरेज किया। श्रीधरन साहब ये भी बताते हैं, अभी उनका एक इंटरव्यू आया था, और ये बात हम लोगों को भी याद है कि जब भी वो मेट्रो के किसी भी इवेंट में आते थे और मेट्रो में चलते थे, तो वो टिकट खरीदते थे। वो मेट्रो का टिकट खरीद करके ट्रैवल करते थे, और वो कहते थे कि मैं फ्री ट्रैवल के कल्चर के खिलाफ। मेट्रो को अगर अपने आप को सस्टेन करना है, तो मेट्रो को जो सेवाएं, जो एक्सपेंडिचर मेट्रो करती है, उन एक्सपेंडिचर के लिए मेट्रो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगी, मेट्रो नहीं चल पाएगी। और आज के तारीख में ये जो एक कल्चर मेट्रो के अंदर इनकलकेट किया गया, और जिसको मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में कहा था कि वो मेट्रो में फ्री कर देंगे, टिकट वगैरह को फ्री कर देंगे, और उसके बाद श्रीधरन जी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था, नरेंद्र मोदी जी को, और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लकीली वो फ्रीबी कल्चर, हमारे मेट्रो अभी भी हम उस फ्रीबी कल्चर से छूता है, इसलिए मेट्रो चल रहा है। मेट्रो जो आज दिल्ली का लाइफ लाइन है, मेट्रो जो दिल्ली के विभिन्न कॉर्नर्स को कनेक्ट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में ना शीला जी जैसी सरकार है, ना सेंटर में अटल जी या मनमोहन सिंह जैसी सरकार है, जो कि मेट्रो के प्रोजेक्ट्स जो डिले हो गए उनको स्फूर्ति प्रदान करे। मेट्रो की 2024 में जो प्रोजेक्टेड राइडरशिप थी, उसके हम 50% पे ही आज राइडरशिप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसका कारण ये रहा है कि हम जो फेजेस जो हैं 3, 4 बहुत ही समय से पीछे चल रहे हैं, और उसके लिए मैं 80% दोषी दिल्ली सरकार को मानता हूं कि उन्होंने कभी इस तरह का कोई पहल नहीं किया कि आगे जाकर के सेंटर से सही
मूल्यांकन, वो हमेशा इसी बातों में लड़ते रहे कि हम पैसा क्यों दे, तुम पैसा क्यों दो, अगर हम पैसा दे रहे हैं तो तुम्हारा नाम क्यों छपे, हमारा नाम, इसी में रहे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली मेट्रो को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, उसको एक उसके वर्क कल्चर को उन्होंने कॉन्क्रेटाइज किया। ईश्वरीधरन जो वर्क कल्चर लेकर के आए उस पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई। उसके बाद हालांकि उस वक्त बहुत बदनाम हुई दिल्ली, एक दुष्प्रचार के कारण, यही केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के दुष्प्रचार के कारण दिल्ली बहुत बदनाम हुई उस समय, जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बना है उस समय, और दिल्ली आज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वाइव कर रही है। 2013-14 के बाद दिल्ली में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, डीटीसी में एक बस में नहीं जोड़ी गई। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए, जो गेम्स विलेज हो या फ्लाईओवर्स हो या स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हो या डीटीसी की बस फ्लीट हो, ये सारी चीजों का जो फंड आया सेंटर से, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। उनके जो मंत्री थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे जयपाल रेड्डी, वो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के गाइडेंस में दिया, और कभी भी फंड्स के कमी के कारण कहीं पर कोई काम रुका नहीं, काम चलता गया। और आज हमको जो दिल्ली हमारे पास जो आई, जो डेवलप्ड दिल्ली जो 2013 में थी, और जिसके बल पे दिल्ली आज सरवाइव कर रही है, ये तो मैं ये कहूंगा कि शीला जी की मेहनत तो जरूर रंग लाई। शीला जी ने बहुत मेहनत की, शीला जी ने विजुअलाइज किया, प्रोजेक्ट बनाए, उनके एग्जीक्यूट किया, लेकिन शीला जी की मेहनत पर पानी फिर जाता अगर मनमोहन सिंह का विजन और मनमोहन सिंह की सहृदयता और मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक एप्टीट्यूड, अगर ये सारी चीजें मिलकर के अगर दिल्ली को सही समय पर सही तरीके से फंड मुहैया नहीं कराते तो शायद सब कुछ रुक जाता। कई चीजें, कई बाधाएं बीच में आई थी। जापान की फंडिंग थी, जापान से फंडिंग होनी थी दिल्ली मेट्रो की, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके बाद जापान से फंडिंग रुक गई, लेकिन फिर उसको रिवाइव किया गया, सारी चीजें की गई। तो ये जो दिल्ली की आज लाइफलाइन है, दिल्ली मेट्रो, अटल जी की शुरू की हुई थी और उसको मजबूत किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसके लिए जो है सो पैसे दिए, उसके लिए सपोर्ट दिया, मिनिस्टरियल सपोर्ट दिया, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स के समय का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप आज कॉमनवेल्थ गेम्स को बने हुए 10 साल, 14 साल हो गए, और जैसे मैं कह रहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम सर्वाइव कर रहे हैं। उस समय बहुत दुष्प्रचार किया गया, उस पर बहुत सारी इंक्वायरीज की बात की गई, बहुत सारी बातें कही गई, आज तक कुछ भी उसमें नहीं निकला। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि उस समय के हमारे मीडिया ने भी इन कुछ लोगों के चक्कर में, इन एक्टिविस्टों के चक्कर में, इन कुछ लोगों के चक्कर में जो कि अपना उल्लू साध रहे थे, उन्होंने उस वक्त इस व्यक्ति को और जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी सरकार को बदनाम किया, और शीला जी की सरकार को बदनाम किया। शीला जी की सरकार तो इतनी बदनाम ना हुई, ज्यादा बदनाम मनमोहन सिंह की सरकार हुई थी इस पूरे इसके ऊपर। हालांकि इसका खामियाजा शीला जी की सरकार को भी 2013 के चुनाव में भुगतना पड़ा, वो चुनाव हार गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी को एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब उनका जो दिल्ली में कंट्रीब्यूशन था और जो 1999 में वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली में 2005 में प्रधानमंत्री बने और दिल्ली के लिए काफी सपोर्ट किया, काम किया, और सिख समुदाय के साथ अपने संबंध बनाए रखे, लोगों के आना जाना सब कुछ रखा, तो 2009 के चुनाव में वेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तब तक डिलिमिटेशन हो चुका था, वहां से महाबल मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के टिकट से, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाकर के वहां पर कैंपेन किया था। और लोग ये कहते थे कि भाई वो तो पंजाबी बाहुल क्षेत्र है, वो तो सिख बाहुल क्षेत्र है, वहां से महाबल मिश्रा कैसे जीत पाएंगे चुनाव वगैरह वगैरह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके लिए कैंपेन किया था, उन्होंने कहा था कि वोट फॉर महाबल इज वोट फॉर मनमोहन, और वहां पर महाबल मिश्रा लाख के करीब वोट से जीते थे उस चुनाव। तो दिल्ली ने एक तरह से मनमोहन सिंह का जो एक कर्जा था उनके ऊपर 1999 के चुनाव में हराने का, उसको लौटाने की कोशिश की थी 2009 के चुनाव में,
उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में दिल्ली के 7 सीट 2009 के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों को दिल्ली की जनता ने जिता करके मनमोहन सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की थी। जी सर, आपने उस चुनाव को नजदीक से देखा था, उस चुनाव से जुड़ी कुछ और खट्टी मीठी यादें आपके मन में आ जाती हैं? जी, मैंने उस चुनाव को देखा था और मुझे उस चुनाव में जब 1999 के चुनाव में जैसे मैंने कहा, जो मैंने एक इंस्टेंस बताया कि लोग सब समझ रहे थे, हम मीडिया वाले जान रहे थे, सब कुछ जान रहे थे, प्रेस वाले, कि ये चुनाव डॉक्टर साहब जीत रहे थे। उनके प्रति जो लोगों का एक सौहार्द था। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही, देखिए एक बात आप जानिए कि दिल्ली में बीजेपी का एक वोट बैंक बहुत ही स्टेबल वोट बैंक, और विजय कुमार मल्होत्रा भी कोई नौसिखिया नेता नहीं थे, वो 1967 में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उनका एक सॉलिड वोट बैंक तो दिल्ली में है ही है ना, मतलब वो जो है, तो वो वोट के ऊपर थे। और जो सिख समुदाय का वोट जो लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ अब आ जाएगी, वो रूट करके वापस जो है सो चली गई बीजेपी के पास, और वो चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह हार गए थे। और उसके बहुत सारे किस्से कहानियां हैं कि 1999 के चुनाव में उन्होंने सारा पार्टी का पैसा वापस कर दिया था। उन्होंने खुशवंत सिंह जो लेखक थे, सिख समुदाय से आते थे, उनसे उन्होंने कर्जा लेकर के चुनाव लड़ा था, फिर उनके पैसे भी लौटाए थे। ये सारी बातें थी। और दिल्ली से उनका लगाव, उनका जुड़ाव तो हमेशा रहा। और जैसे मुझे पता है कि केक के बहुत शौकीन थे, और मेरिडियन होटल के बेकरी के जो वो भी उनके जान पहचान के लोग थे, मेरिडियन होटल के मालिक लोग, उनके लिए वो डायबिटिक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनको क्रीम वाला केक पसंद था, तो शुगर फ्री क्रीम वाला केक उनके लिए वहां से जाता था। इस बात का तो मैं गवाह हूं, मैंने जाते हुए देखा है इस बात को। जी चलिए सर, मनमोहन जी, आज मनमोहन सिंह जी नहीं है हमारे बीच, लेकिन जो उनका लगाव रहा दिल्ली से, वो दिल्ली वालों को हमेशा याद रहेगा। और यही कारण था जो उनका लगाव था दिल्ली से, कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो उसके बाद दिल्ली में रहने का ही निश्चय किया, और फिर वो अंतिम समय तक दिल्ली में ही रहे। यही बात दिखाती है कि कितना जुड़ाव रहा उनका दिल्ली के साथ, तो पूरा जीवन लगभग उन्होंने दिल्ली में ही गुजारा। सर, आज आपने बहुत सारी बातें बताई मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो आपने कई चीजें जो आपने खुद अपनी आंख से भी देखी। उस दौर में आप काफी एक्टिवली दिल्ली की पॉलिटिक्स को कवर करते थे, तो ये बातें हमें नहीं पता थी जो आज आपने बताई, इसमें से कई सारी चीजें, तो वो एक बिल्कुल आंखों देखी सा वर्णन आपसे सुनने को मिला हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, आपने अपना समय दिया और हमने मनमोहन सिंह जी की यादों को फिर से आज एक बार वापस ताजा करने की कोशिश की। और धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी, जो आप अपना प्यार हमें इतना दे रहे हैं। आप अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच सके। आपका फिर से धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।